नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज पर उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की बेहद खास खबर की। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और यूसीसी विधेयक आज विधानसभा में पेश होगा। सरकार विधानसभा के पटल पर विधेयक रखेगी और इसी पर जिस तरह से लंबे समय से लोगों को इसका इंतजार था और अब उत्तराखंड विधानसभा में जब यूसीसी ड्राफ्ट पेश होगा इसमें क्या कुछ बदलाव आ सकता है आपको बताएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर कहा है कि प्रदेश के लोगों को लंबे समय से इंतजार था इसका और उत्तराखंड सरकार की जो कैबिनेट बैठक हुई हाल ही में उसमें यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है और देश में यूसीसी को लेकर विधेयक लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। तो बेहद ही खास बात कि पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा जो कि यूसीसी जिस तरह से ये विधेयक लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा यूसीसी को लेकर और सदन में विधेयक का पारित होना तय माना जा रहा है क्योंकि सदन में भाजपा के पास बहुमत है। और इसी बीच उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी उन्होंने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर यह भी कहा है कि प्रदेश के लोगों को इस बिल का लंबे समय से इंतजार था। अब हम सबकी यही इंतजार है, यही प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरा देश उत्तराखंड की ओर देख रहा है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहां पर यह विधेयक लाया जाएगा और विपक्ष को भी इस पर जो समर्थन है वो करना चाहिए और इसी के चलते क्या कुछ बदलाव होगा, बहुत सारे जो बदलाव हैं वो होंगे। पर सबसे पहले आपको बता दें कि यूसीसी ड्राफ्ट में है क्या। इस ड्राफ्ट में महिला अधिकारों के संरक्षण के विषय में शामिल जिस तरह से जो संस्तुतियां हैं उस पर प्रकाश डाला जाएगा और कैबिनेट को इस बात की जानकारी दी गई है कि किस तरह से प्रदेश को एक समान कानून लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जाएगा। सभी धर्मों में विवाह के लिए एक समान जो कानून है वो लागू होगा। जितने भी वर्ग हैं चाहे पुत्र पुत्री है उनकी संपत्ति में बराबर का अधिकार उन्हें मिलेगा और समिति की प्रमुख जो संस्तुतियां हैं उसमें संपत्ति बंटवारे में लड़की का जो हक है वो समान होगा। सभी धर्मों में इसे लागू किया जाएगा। बाकी धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा और लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। समिति ने लव जिहाद विवाह समेत महिलाओं और उत्तराधिकार के अधिकारों के लिए सभी धर्मों के लिए समान अधिकार की मुख्य रूप से संस्तुति की है। तो ये सब चीजें हैं जो यूसीसी ड्राफ्ट लागू हो जाएगा तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी उनका कहना है कि लंबे समय से जो जनता है उनको इसका इंतजार। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र कल से शुरू हो गया है और 5 फरवरी से शुरू हुआ इस सत्र आगामी 8 फरवरी तक चलेगा। सत्र की कार्रवाई शुरू होने के बाद दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित सदन के सभी सदस्यों ने दिवंगत विधायकों के साथ बिताए हुए पलों को याद किया। दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और इसके बाद विधानसभा में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। क्या कुल कल का एजेंडा आज? देखिए, कार्यमंत्रणा की आज बैठक हुई है और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि यूसीसी को जो है कल हम लोग ले करेंगे और साथ ही साथ जो आंदोलनकारी वाला जो हमारे पास प्रवर समिति को सबमिट हुआ था उसको रिपोर्ट जो है उसको भी हम कल टेबल पर ले करेंगे और यूसीसी पर चर्चा शुरू होगी। विपक्ष कह रहा है कि हमने कार्यमंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया है, भी कह रहे हैं, तो क्या हम दिया है उन्होंने? देखिए, ऐसा अभी मेरे पास कुछ इस तरह की चीज़ नहीं आई है। उन्होंने ज़रूर वो उठे वहाँ से, लेकिन अभी इस तरह की चीज़ मेरे पास नहीं आई। क्या क्वेश्चन आवर होगा इस दौरान? नहीं होगा। देखिए, ऐसा है यूसीसी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट केवल देश के लिए नहीं, उत्तराखंड की जनता के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा है और हम सब चाहते हैं और उत्तराखंड की जनता भी चाहती है कि उस पर अच्छा खासा डिबेट हो, डाइल्यूट ना हो।
सारे चाहे वो क्वेश्चन आर हो, चाहे कार्य स्थगन की बात हो, सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं और विधायकों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि वो अपनी बातों को सदन पे रखें। लेकिन ये कहते हुए भी मैं कह रही हूँ कि यूसीसी भी इस देश के लिए एक ऐसा कानून है जो पूरे देश में, उत्तराखंड को गर्व है, गौरव है कि हम पूरे देश के लिए एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जिसे देश पढ़ेगा, देखेगा और फिर देश में आएगा। सो शायद उसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केवल अगर हम यूसीसी पे कंसंट्रेट करें और यूसीसी को लेकर सदन में आए तो वो एक अच्छा निर्णय होगा। इस सत्र को आहूत किया गया है समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं उन सब से भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नज़र हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। वो समय हमारा आ गया है और हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका की बैठक आहूत की गई और उस बैठक में स्थगित जो सत्र था उस स्थगित सत्र को जो है पुनः आहूत किया गया। जब स्थगित सत्र को पुनः आहूत किया जाता है तो वो स्पेशल सेशन नहीं कहलाता है। सरकार को चाहिए था कि वो सत्र का जो सत्रावसान करती और सत्रावसान करने के बाद कहती कि यूसीसी के लिए हम विशेष सत्र आहूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ये कुछ नहीं किया। और 25 जनवरी 2024 को विधानसभा के सचिव विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को पत्र लिखते हैं कि 6 फरवरी को प्रातः 8:30 बजे से 9:30 बजे तक कार्य स्थगन के प्रस्ताव विधानसभा में लिए जाएंगे। तो हमने तो नहीं कहा। और यह जो कार्य संचालन नियमावली है, जो कांग्रेस की जो कार्य संचालन नियमावली है, जो परंपराएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसको सरकार संख्या बल के बलबूते पर आधार पर दबाना चाहती है। और कल इनका सरकार की ओर से सरकार का पक्ष है, संसदीय कार्य मंत्री का पक्ष है कि कल प्रातः हम यूसीसी को सदन में प्रस्तुत करेंगे और उसके उपरांत तत्काल हम चर्चा कराएंगे। तो ये निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या भी है, संवैधानिक मूल्यों का हनन भी है और जो हमारी कार्य संचालन नियमावली है, जो नियम हैं और जो परंपराएं हैं, उसकी घोर अवहेलना है। और संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते कल जो होने वाली हमारी कार्यवाही है उसके लिए मैंने यूसीसी
हम लोग लाने वाले हैं। एक प्रस्ताव मैंने कार्यमंत्रणा समिति में रखा और उसमें उन्होंने अपना विषय रखा, जो विपक्ष के माननीय विधायकगण थे या जो भी इसमें अपेक्षित सदस्य थे, और हमारे द्वारा भी विषय बहुत साफ ढंग से उनसे आग्रह किया गया कि भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विधेयक है। जो उत्तराखंड इस विधेयक को ला रहा है, देश के अंदर पहला ऐसा राज्य होगा कि जो यूसीसी पर व्यापक चर्चा के उपरांत एक कानून का रूप लेगा। और लगातार मेरे द्वारा उनसे आग्रह सभी से किया गया, मेरे आग्रह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और बार बार मैं एक विषय रखता रहा कि भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत में उन्होंने बहिष्कार किया क्योंकि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक चल रही थी। तो कार्यमंत्रणा समिति ने कल का एजेंडा पास किया है और कल हम लोग यूसीसी और आरक्षण जो हमारा प्रतिवेदन है उसको हम प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद यूसीसी के विषय पे हम उत्तराखंड विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो चुका है और सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद कार्य मंत्रालय की बैठक बुलाई गई है, जिसमें 6 फरवरी को सदन के एजेंडे पर चर्चा की गई और लेकिन विपक्ष ने कार्य मंत्रणा की बैठक का वर्कआउट कर दिया है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने कार्य मंत्रणा की समिति से इस्तीफा दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन कर रही है। जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनको दरकिनार कर काम किया जा रहा है। क्या है, माननीय सदस्य प्रीतम सिंह जी और मैं स्वयं हमने इस बैठक का बहिष्कार किया है। कब तक शामिल होंगे? हाँ, कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें होती हैं वो संसदीय मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए। जो कल का एजेंडा निर्धारित करने के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन सरकार का मंतव्य, सरकार की मंशा, सरकार की नीयत साफ जाहिर हो रही है कि संख्या बल के आधार पर तत्काल हमने कहा उनसे कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या आप सदन को 2 दिन में, सत्र को 2 दिन में समाप्त करना चाहते हैं? हमारे पास पर्याप्त समय है। हमने कहा कि आप जो कार्य स्थगन के प्रस्ताव हैं, जो हमारे प्रश्नकाल है, जो अन्य कार्य हैं, उसके बाद आफ्टर लंच इसको ले करें, सदन में पटल पर प्रस्तुत करें। उसके बाद परसों चर्चा होनी चाहिए, 7 तारीख को इस पर चर्चा होनी चाहिए। 7 और 8 2 दिन हमारे पास पर्याप्त समय है और रात तक भी हाउस चल सकता है। ये क्या बात देता है? लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी सोनिका के निर्देशन में अतिक्रमण मुक्त अभियान के अंतर्गत टीमों द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, प्रिंस चौक सहारनपुर रोड, लालपुल ISBT घंटाघर से चक्राता रोड, FRI पंडितवाड़ी आदि स्थानों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। श्रीनगर के ग्लास हाउस क्षेत्र में रविवार सायं 4 साल का मासूम बच्चा अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था, जिस पर बाघ ने अचानक से हमला कर दिया। बाघ उसे घसीटते हुए झाड़ियों तक ले गया। हालांकि परिजनों के शोर करने के बाद बाघ वहां से भाग गया, लेकिन बच्चा लहूलुहान हो गया था, जिसके बाद बच्चे को किसी तरह संयुक्त अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल बच्चे ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। और दूसरी तरफ अलकनंदा बिहार से 2 दिन पूर्व बाघ की तस्वीरें चहलकदमी करते हुए CCTV कैमरे में कैद हुई थी। गढ़वाल के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा जारी आदेश में क्षेत्र में गुलदार की बढ़ती गतिविधियों के कारण विकासखंड खिरसू के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में 5 और 6 फरवरी को 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। गुलदार दांत लगा के बैठा हुआ था, एक बच्चा था, छोटा बच्चा, 3.5-4 साल का बच्चा था, जो घर के बाहर ही खड़ा हुआ था दरवाजे पे। बाघ ने घात लगा के उसको खींचता हुआ 40-50 फुट जो है, मीटर जो है वो लेके चला गया बाघ। तो शोर मचाया, जब माँ बाप ने शोर मचाया, आसपास के पड़ोसियों ने शोर मचाया, तो उन लोगों ने उसे बाघ से छुड़वाया उसे।
और 10 मिनट में हॉस्पिटल में आ गए थे, कंबाइंड हॉस्पिटल में। पर बच्चे को जब लेके आए तब तक उसकी मृत्यु। अत्यंत दुखद जो ये घटना हुई है, उसी क्रम में हम लोगों ने जो हमारी तरफ से ये एक्शंस लिए जा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस पूरे इलाके में 2 दिन की जो छुट्टियां की जाएंगी बच्चों की, प्लस हमारा जो व्हीकल है वो घूम करके लगातार लोगों को रात्रि के समय में बच्चों को या अपने पालतू जानवरों को अंदर रखने के संबंध में हमारी लगातार चेतावनियाँ उसमें चलेंगी। प्लस हमारी जो टीम्स हैं, पिंजरे जो लगाए जाने हैं, फॉरेस्ट की टीम को जो एक्टिवेट किया जाना है, वो सारी चीज़ें हमारी होगी। तो साथ ही जो मृतक की फैमिली है उसको जो कंपनसेशन दिए जा रहे हैं हमारे साथ, उसके लिए भी हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। बीते दिन शहर में युवती के अपहरण और चलती कार में गैंगरेप की खबर से पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई थी, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लाजमी थे। लेकिन अब युवती से गैंगरेप मामले में नया मोड़ आया है। सूत्रों की माने तो मामला गैंगरेप का नहीं बल्कि छेड़छाड़ का है, जिसका खुलासा पुलिस जल्द कर सकती है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 376 और अपहरण समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। और जानकारी के मुताबिक खबरें चली थी कि हीरानगर कैंसर हॉस्पिटल के पास से शनिवार देर शाम 7 बजे एक युवती का अपहरण कर 4 दरिंदों ने चलती कार में कई घंटों तक शहर में घुमाया और युवती को शराब पिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हल्द्वानी थाने में कल शाम में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक युवती के द्वारा गैंगरेप का आरोप लगाया। इसमें हमारी जो पुलिस की टीम है उसने जो छानबीन की है, सीसीटीवी सर्विलांस किया, पीड़िता का जो मेडिकल हुआ है, जो डॉक्टर के बयान है और पीड़िता के जो बाद में बयान लिए गए, उनके आधार पर यह घटना गैंगरेप की नहीं है। पीड़िता के साथ में किसी तरह बलात्कार नहीं हुआ, उसके साथ में छेड़खानी घटना हुई है। इस संदर्भ में बलात्कार की धारा जो है उसको छेड़खानी में कन्वर्ट कर दिया गया और छेड़खानी और अपहरण की जो धारा है उनके तहत अग्रिम विवेचना चल रही है। कितने आरोपी सर इसमें गिरफ्तार हुए? इस मामले में 4 आरोपी हैं जो पुलिस के द्वारा कब्जे। जिले में देवरात्रि आगजनी की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। बता दें, तहसील पुरोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छाड़ा एक आवासीय मकान के किचन में गैस सिलेंडर लीक होने के कारण आग लग गई। आग लगने से किचन में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि कोई जन पशु हानि नहीं हुई, लेकिन आग से हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। रामनगर कोतवाली पुलिस ने करीबन 1 वर्ष पहले नगर के मोहल्ला गुलर घट्टी निवासी जाहिद अली की तहरीर पर ठगी करने का मामला पंजीकृत किया था। पुलिस ने जब से मुकदमा दर्ज किया था तब से आरोपी लगातार फरार चल रहा था। घटना के संबंध में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि अनिल चौधरी निवासी बिहार को इस मामले में गठित पुलिस टीम द्वारा बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त आरोपी द्वारा जाहिद अली के साथ ही नगर के करीबन 50 लोगों के साथ 41 लाख रुपए की ठगी की थी। उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा बनाई गई अपनी मेल आईडी से मजदूर व बेरोजगार लोगों से संपर्क कर उनसे मेल आईडी बनाकर उसे आगे मर्ज कर लेने की बात कहकर रोजगार दिलाने का झांसा देता था तथा उनसे ही इस आवाज में आरोपी द्वारा रुपया अलग अलग बैंक खातों में मंगवाया जाता था, जिसे फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। लाखों रुपए की ठगी, साइबर ठगी का एक आरोपी फरार चल रहा था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कितने लोगों से ठगी थी और कितने रुपए की? देखिए, थाना रामनगर में पंजीकृत एफआईआर नंबर 23 जो वादी द्वारा इसमें 50 लोग थे करीब, उनको ठगा गया था। तो उस संबंध में थाना हाजा पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसमें जो मुख्य आरोपी है वो आज हमारे द्वारा बिहार से गिरफ्तार किया गया है। हमारे द्वारा वहाँ टीम रवाना थी और वहाँ ट्रांजिट रिमांड पर आज लेकर रामनगर आया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। अभियुक्त द्वारा लगभग 41 लाख रुपए की ठगी की गई थी और जो जिस अकाउंट्स में पैसा गया था उनकी डिटेल मंगाई जा रही है। उनके विरुद्ध भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरीके से ठगी की गई थी? देखिए, इसमें जो ठग था उसने एक मेल आईडी बनाई और मेल आईडी के थ्रू जो लेबर की आवश्यकता है, जो लेबर और काम करने वाले व्यक्ति जो बेरोजगार है उनको उसने टारगेट किया था और उन आईडी में उनको मर्ज करके उनसे पैसा लेके कि भाई आप लोगों को आगे आईडी बनानी है और इससे जो है आपको पैसा मिलता रहेगा, ऐसा उसने झांसा देकर ठग।
विधानसभा विकास नगर के ग्राम एटनबाग क्रिश्चियन लेहमन अस्पताल को जाने वाली सड़क लगभग 3 से 4 वर्षों से खस्ता हाल में पड़ी हुई है। वहीं सड़क में गांव के ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वहीं अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज एटनबाग के ग्रामीणों ने कहा कि विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान ने लगभग 6 महीने पहले उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही सड़क बन जाएगी, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी है और न ही विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उस रोड की तरफ आकर देखा तक है। बड़ी जो परेशानी है तो रोड की है, जो यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था और आज फिर दोबारा कह रहा हूँ कि ये अस्पताल है लेमन हॉस्पिटल, जिसमें लेडियाँ आती है सारी डिलीवरी वाली, और वो जो आगे पानी है वो पानी वैसे का वैसा ही आज भी वहाँ कई रिश्ते गिर जाते हैं और कई लेडियाँ तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। तो मैं आदरणीय अपने मुन्ना चौहान से जो हमारे विधायक है उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने कहा था कि मैं 2 महीने में इस रोड को बना दूंगा, तो 2 महीने तो क्या हुए, आज तो 6 महीने हो गए। वो उनका विश्वास दिया, हमें विश्वास नहीं है उनका, ना वो काम हुआ ना कोई। हमें इस दिल के बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ की जनता बड़ी परेशान है। तो विधायक जी तो आश्वासन दे गए थे, खाली क्या दे गए थे आपको? आश्वासन दे गए है विधायक जी में 2 महीने में आपका रोड चालू बना देंगे, नहीं होगा तो मेरे को पूछना। आज तक विधायक जी उसके बाद आए यहाँ पे? उसके बाद विधायक नहीं आए। तो कौन सी जगह है? लेमन रोड एटनबाग। आपका नाम? मेरा नाम श्री जगदीश चंद खत्री। नहीं बन रहा है भैया, हम इस रोड से बहुत परेशान हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी आए थे ब्लड बैंक की ओपनिंग के लिए, ये बोल के गए थे कि ये रोड 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इस रोड का कोई भी देखने नहीं आया, ना ये बनी है। हम पानी की दिक्कत हो रही है हमें बहुत ज्यादा, हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज रोड पे लेमन हॉस्पिटल भी लेमन हॉस्पिटल भी है, आए दिन पेशेंट चलते रहते हैं, वो भी बहुत दिक्कत का सामना कर रहे हैं। बहुत सारी डिलीवरी वाली लेडीज हैं, वो बहुत प्रॉब्लम में है इस टाइम पे, आते जाते वो बेचारी इधर कूद उधर कूद, बीच में गड्ढे हैं, वो जा नहीं पा रहे हैं ढंग से। मैडम आगे रोड पे पानी भरा? हाँ जी, पानी भरा हुआ है। ये कितने टाइम से समस्या आ रही है आपके? ये कम से कम 3-4 सालों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसमें। तो आपने कभी विधायक जी को सूचना? विधायक जी को बहुत बार सूचना दी है हमने, है, पर लेकिन उन्होंने हमें कोई वो नहीं किया। हर बार यही बोल के जाते हैं कि हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। अब आचार संहिता लगने वाली, अब क्या ठीक होगा? आपका नाम? मेरा नाम सुमन ध्यानी है, मैं एटनबाग से हूँ, लेमन हॉस्पिटल रोड से। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।